गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। आजकल हम जो है वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने जो है वो हीरोन के सूत्र को अच्छे से पढ़ लिया था। और सूत्र क्या होता है, क्यों हमें हीरोन के सूत्र की जरूरत पड़ी, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। और हीरोन का सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि सूत्र कैसा होता है ना। और हमने कुछ उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ ली थी। तो अभी आप मुझे एक बार फिर से उसका सूत्र देख लेते हैं हम, और फिर क्लास को शुरू करते हैं। बस एक बार सूत्र हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। तो हीरोन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास हमारे त्रिभुज की ऊंचाई नहीं होती। आप सभी को पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई, हमारे पास एक फॉर्मूला था। लेकिन ये जो फॉर्मूला तभी हमारे पास यूज होगा जब हमारे पास ऊंचाई होगी। पर अगर आपके पास कोई त्रिभुज ऐसा हो जिसके पास ऊंचाई ही ना हो, तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, उसका एरिया आप कैसे निकालोगे? तो उसी को निकालने के लिए हमने जो है वो हमारे पास एक नया सूत्र आया, जिसको हम कहते हैं हेरोन्स का फॉर्मूला, क्योंकि हेरोन ने उसे दिया था, जो कुछ इस तरह का है। वर्गमूल एस, एस मतलब सेमी पैरामीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास इसका सूत्र होता है, जहां पर एस का मतलब है अर्ध परिमाप। ठीक है, जहां पर एस का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप। इसको नेक्स्ट पेज पे करने, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप बच्चों को। जो बच्चे आज पिछली क्लास में नहीं थे, इस बार की क्लास में तो मेरे साथ अच्छे से यहाँ पर सीखे। हम क्या पढ़ चुके हैं, हम हीरोन का सूत्र पढ़ चुके हैं, जो कि इस तरह से दिखता है। वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये हमारे हीरोन का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो ए बी सी है, ए कॉमा में बी कॉमा में सी, ये जो है ये हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है बेटा, आप बीच में मतलब इसको ना बोलें, जब मैं आपको बोलने कहूंगी तब आप कहें, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं ना जो अभी पिछली क्लास में नहीं थे, अभी क्लास में आए हैं, तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी आवाज आपस में टकरा सकती है। ठीक है, जब मैं बोलूंगी तब आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए है ये इन्फॉर्मेशन। तो एबीसी यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एस यहाँ पर है अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं एस से, बिकॉज इट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। अब ये अर्ध परिमाप तो है, इसका मतलब अगर हमने हीरोन का सूत्र यूज करना है, हमारे पास ऊंचाई तो होगी नहीं, ऊंचाई नहीं है, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं होनी चाहिए, और हमें उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है वो पता होना चाहिए। पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप नहीं दिया गया होगा, तो उसके लिए पहले आपको बच्चों परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो किसी भी, मैं सिर्फ यहाँ पर त्रिभुज की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ किसी भी आकृति का पेरीमीटर अगर आप निकालते हो, किसी भी आकृति का अगर आप परिमाप निकालते हो, तो उसका परिमाप बिल्कुल सिंपल होता है, सभी भुजाओं का योग। जितनी भी आपकी भुजाएं हैं उन सभी को आपने जोड़ देना है, तो वही आपका जो है वो परिमाप कहलाया जाएगा, किसी भी आकृति का सभी भुजाओं का योग। और अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कौन कौन है, ए बी और सी, 3 भुजाएं होती हैं, तीनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी। तो इसका मतलब हम ए बी सी को जोड़ेंगे, ए में जमा कर देंगे बी की, और उसके उत्तर में जमा कर देंगे सी की, तो हमारे पास जो है वो परिमाप निकल जाएगा, पेरीमीटर हमें जो है वो मिल जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में देखिए, तो फॉर्मूले में पी नहीं है। पेरीमीटर को अगर हम डिनोट करते तो कैपिटल पी से डिनोट करते, पर यहाँ पर तो पी नहीं है, यहाँ पर तो एस है, एंड एस का मतलब है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो अगर परिमाप ए जमा बी जमा सी है, तो अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा करना है। आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बटा कर देंगे 2। ठीक है, तो अगर आपका परिमाप ए जमा बी जमा सी है, तो आपका अर्ध परिमाप होगा ए जमा बी जमा सी बटे में 2। इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आपका किसी त्रिभुज का परिमाप, आपने उसकी भुजाओं का जमा किया, आपकी त्रिभुज का परिमाप आता है 10, तो उसका अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? तो क्या करेंगे आप, 10 के बटे में 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 5। तो फॉर्मूले में आप इस 5 को डालेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में आप 5 को डालेंगे, ना कि
10 को। तो बस ये था थोड़ा सा बेसिक। अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया तो हीरोन का सूत्र यूज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हीरोन का सूत्र क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। जिस त्रिभुज की हमारे पास ऊंचाई नहीं होती उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है 12.1 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। 12.2 या अभी भी आपको, अब आप मुझे बताएं कि आप किस क्वेश्चन को पहले करना चाहते हो। अपनी एक्सरसाइज का नाम लिखो, ऐसे आप कमेंट करेंगे आप सभी अभी, ठीक है। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। 12.1 लिख रहे हो तो 1 लिखो, 12.2 लिख रहे हो तो 2 लिखो और आगे उसका क्वेश्चन नंबर लिख लो। जो भी आप समझना चाहते हैं, ये मैंने आपको अभी दिया है चांस, आप कमेंट कीजिए अपना अपना क्वेश्चन, फिर उन क्वेश्चन को हम करेंगे। लिख लेती मैं यहाँ पर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और बताएं 12.1 से कोई और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, अपनी बुक साथ में रखो ना खोल के, बुक देखो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं, और फिर बताओ मुझे। वर्षा एंड सोमवीर, ठीक है बच्चों। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और बताएं, और किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक्सरसाइज लिखो और अपना क्वेश्चन लिखो। 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 भी, और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 और 8 बहुत बच्चे कह रहे हैं, तो चलिए अभी हम करेंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 12.2 का 7 और 8, ये मैंने फिक्स कर दिया। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर से आप अपने डाउट मुझसे पूछ लेना। तो पहले हम करते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो हमने पिछली क्लास में भी वैसे किया था मेरे ख्याल से, पर कोई बात नहीं, फिर से इसको करते हैं हम। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही ओहो, ठीक है, 1 मिनट, इसको नहीं मिटाऊंगी मैं, अगले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ ऐसा कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़ें, कि एक क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, ठीक है, 3 और 4। तो पहले हम 3 कर रहे हैं, फिर हम 4 करेंगे। फटाफट से देखते हैं आप कि आपके पास एक स्लाइड है पार्क में, ठीक है। एक पार्क में आप गए थे, वहां पर एक स्लाइड है। तो इन्होंने क्या करना है, स्लाइड की जो साइड वॉल, ठीक है, तो इन्होंने जो है इसको कलर करना है। किसको कलर करना है, जो आप यहाँ पर दीवार आप देख रहे हैं जहां पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसको इन्होंने क्या करना है, इसको इन्होंने पेंट करना है। अगर इसकी साइड्स, जो इसकी साइड्स है किसकी, इस त्रिभुज की, जहां पर ये लिखा गया है, जो भी लिखा गया है उसकी जो साइड्स है, इसकी आपको वैल्यू दे के रखी है, और ये बोल रहे हैं कि उतना आप एरिया निकालें जितना हमने कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसकी आप हम फिगर बना लेंगे। ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और यहाँ पर बीच में कुछ लिखा गया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो इस वॉल को पेंट करना है यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो ये बताइए कि इनको जो है वो कितना एरिया लगेगा अगर वो वॉल को पेंट करते हैं तो। एरिया ही पूछा है या कुछ और भी पूछा है, हाँ सिर्फ एरिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसकी डायमेंशन दी गई है। आपको कहा है कि पहले जो आपकी भुजा है वो 11 मीटर है, दूसरी जो भुजा है वो आपकी 6 मीटर है, और तीसरी जो भुजा है बच्चों वो है आपकी 15 मीटर, ठीक है। ये आपकी है 15 मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें हीरोन का सूत्र जो है वो लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास जो है वो ए, बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। ए बराबर है 11, बी बराबर है 6 और सी बराबर है 15। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए हमारा एस। तो एस निकालने के लिए हमें यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, एस का तो नाम और निशान तक नहीं है, पर हमें पता है एस कैसे निकालते हैं, परिमाप निकाल के। तो पहले आप इसका पेरीमीटर, परिमाप कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। इसकी सभी भुजाओं को आपस में जमा कर दीजिए, आपका परिमाप आ जाएगा। 11 में 6 जमा करेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 में जब आप 15 जमा करोगे तो आ जाएगा 32, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है 32। 32 आपका परिमाप आ चुका है। लेकिन क्या हमें परिमाप चाहिए, नहीं, हमें तो सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप चाहिए। तो इससे आप एस निकाल लो। तो एस कैसे निकलता है, इस पेरीमीटर के बटे में जब आप 2 कर देंगे तो आपका एस निकल जाएगा। तो पी आपके पास 32 है, 32 के बटे में 2 कर दो और इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो 16 मीटर। ये आपका क्या आ चुका है, ये आपका अर्ध परिमाप आ चुका है। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो पूछे। नो मैम।
बिल्कुल सिंपल था। नो मैम। हमने क्या किया, एबीसी नो निकालना, मैम। एबीसी हमें दिया था, सेमी पेरीमीटर हमें खुद निकालना पड़ा। कैसे, परिमाप हमने निकाला इसका और उस परिमाप में क्या कर दिया, बटा 2 कर दिया। ठीक है, अभी करते हैं आगे। अब हमारे पास एबीसी भी आ चुका है और परिमाप भी आ चुका है। हाँ बेटा, उस पर भी हम जाएंगे, उस पर भी जाएंगे। अब इसको कर लेते हैं, 12.1 के पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है एस। पहले हम अपना फॉर्मूला लिखोगे, जब आपका पेपर होगा ना एग्जाम में भी पहले फॉर्मूला लिखना, क्योंकि फॉर्मूले के अलग से नंबर मिलते हैं। ठीक है, और इसको गुणा का निशान लिखना तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपस में गुणा हो रहे हैं, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब इस फॉर्मूले में हमने अपनी वैल्यूज डालनी है। तो एस कितना है, एस है बच्चों 16, 16 गुणा होगा 16 माइनस ए कितना है, ए है 11। बस वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। आगे फिर से जाए तो एस की वैल्यू पुट करो, और अब बी कौन है, तो बी है हमारे पास 6, और फिर से गुणा करो, सी एस की वैल्यू पुट करो 16, और फिर से सी की वैल्यू पुट करो तो 15। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16, इसको भी अभी हम वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे, वर्गमूल कभी मत भूलना। ठीक है, वर्गमूल कभी मत भूलना। 16 को 16 में से 11 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 5। 16 में से 6 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 10। 16 में से 15 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज शुरू होती है। अब आपने कोशिश करनी है कि आप इस वर्गमूल को हटा पाओ। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक गुणा कर देते हैं, फिर वर्गमूल में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, अपने जो आपको ये छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको नंबर, इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लो। पूरा गुणा मत करना कभी भी। अगर अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड बना लो, नहीं बन रहे तो वो फिर बाद में देखेंगे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए। तो अभाज्य है तो अभाज्य ही लिखने हैं। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है इसके गुणनखंड, नहीं आपसे ऐसे बन रहे, तो क्या आपने करना है, रफ काम में 16 के गुणनखंड बना लेना। लेकिन याद रखना कि ये 16 की जगह पे लिखा गया है। फिर गुणा कर लो, 5 के तो गुणनखंड नहीं होते तो 5 का 5 लिखेंगे, फिर गुणा का निशान। 10 के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, 5 गुणा में 2, क्योंकि 5 दूनी होता है 10, और 1 के भी नहीं बनते तो 1 का 1। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए, वर्गमूल से बाहर हमने अपनी चीजों को निकालना है। तो सभी को पता होगा, हम वर्गमूल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कितने कितने की जोड़ी यहाँ पर बननी चाहिए, तो 2-2 के पेयर यहाँ पर बनने चाहिए। ठीक है, 2-2 के पेयर बनने चाहिए, तो बनाते हैं इनके 2-2 के पेयर। देखते हैं, ये एक पहली जोड़ी बन गई, ये दूसरी जोड़ी बन गई, इस 5 की इस 5 से जोड़ी बन गई, ये 2 और ये 1 रह गया अकेला, इनका कोई जोड़ीदार ही नहीं है ना, तो ये रह जाएंगे अकेले। अब इस 2 को, इसकी जोड़ी बन गई, तो इसको हम कितनी बार बाहर निकालते हैं, अंदर बेशक ये 2 बार लिखा गया है, पर बाहर ये कितनी बार बनेगा, निकलेगा सिर्फ 1 बार। और यहां से भी कितनी बार निकलेगा, सिर्फ 1 बार। यहां से 5 कितनी बार निकलेगा, सिर्फ 1 बार। और क्या 2 और 1 बाहर निकल पाएंगे, नो मैम। नहीं, क्योंकि इनकी जोड़ी ही नहीं, इनकी जोड़ी नहीं है। तो हम इसको अंदर ऐसे का ऐसा ही लिख के रखेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, जो जो बाहर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जो जो अंदर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20। और वर्गमूल 2 एकम 2। बेटा सिर्फ 20 नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ 20 अपना आंसर लिख रहे हो ना, तो सिर्फ 20 आपका आंसर नहीं आएगा, आपका पूरा कंप्लीट आंसर होगा 20 वर्गमूल में 2। ये आपका कंप्लीट आंसर है। अगर आप इसको लिखोगे, ठीक है, तो आपका आंसर सही होगा। अब क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल है, तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, 20√2 पर क्या, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड, मीटर और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप कभी ना भूलें, मीटर स्क्वायर आपने हमेशा लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 12.1 का। इसमें कोई डाउट है तो पूछे फटाफट से, ये हमने वैसे लास्ट क्लास में भी किया था। नो मैम। नो मैम। तो भी हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बच्चे ने लिखा था। पढ़े इसका क्वेश्चन नंबर 4, 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर फाइंड द एरिया ऑफ, अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं आपको दे के रखी हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर और परिमाप भी आपको दे के रखा है 42 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन शायद आपका पिछली बार आया हुआ था, मतलब
पिछली बार नहीं, पर मैं जब आपके पेपर देख रही थी ना ऐसे ही, मतलब पुराने टाइम में कैसे कैसे क्वेश्चन थे, तब मैंने देखा था ये क्वेश्चन आया हुआ था वहां पर। ठीक है, तो जो भी आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन होता है उसको आपने लिखना है, जो भी चीजें आपको दी गई होती है वो आपने लिखना है। यहाँ पर आप लिखें दिया गया है ये। अच्छा, पहले मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है ये 12.1 का, 12.1 का। ठीक है, तो दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दी है। ठीक है, तो पहली भुजा को हम क्या ले लेंगे, पहली भुजा कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा कितनी दी गई है, सेकंड भुजा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटी- सेंटीमीटर। या तीसरी भुजा आपको दी गई है 42 सेंटीमीटर। हाँ मैम, मैम नहीं दी हुई, परिमाप दे रखा है। परिमाप दे तीसरी- रखा है। ठीक है, तीसरी हमें यस नहीं मैम। दी है, तो इसको हम लिख लेंगे सी, क्योंकि हम लिखते हैं ना ABC, तो इसको हमने लिख लिया। यस मैम। और भी एक और चीज दी गई है, तो वो हमें दिया गया है इस त्रिभुज का परिमाप। माप कितना दिया गया है, 42 42। सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी जब तक हमारे पास इस त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं आएगी तब तक हम इसका हिरोन्स का फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। तो इसको हमें जो है इसकी तीसरी भुजा निकालनी होगी। तो जो भी दिया गया होता है ना, जैसे परिमाप दिया गया है तो उस परिमाप का फॉर्मूला लिख लिया करो। ठीक है, आपने देखा कि परिमाप दिया था तो परिमाप का आप सूत्र लिख लेंगे। तो A जमा में B जमा में C, ठीक है, ये परिमाप का सूत्र हो गया। और ये कितने के बराबर आएगा, 42 के बराबर। ठीक है, क्योंकि परिमाप का सूत्र मैंने लिखा ना, तो मतलब A जमा B जमा जब C करेंगे तो 42 ही तो आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A और B की वैल्यू हमें पता है, तो 18 जमा में 10 जमा में C बराबर है 42। तो यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 18 और 20 को पहले जमा कर लो, कितना आ जाएगा, 18 में अगर आप 10 की जमा करते हो तो 28, और जमा में C बराबर है 42। अब हमने C की वैल्यू निकालनी है, C का मान ज्ञात करना है, तो C को हम अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, और 42, और देखो बराबर है कि उस तरफ 42 पहले से बैठा है, तो 42 बिल्कुल इसके साथ ऐसे चिपका रहेगा। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मतलब गलती मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ गलती करते हैं बच्चे, तो वो आप ध्यान से सुने। मैं नहीं कह रही कि आप करते हैं, पर कुछ कर देते हैं। वो कैसे लिख लेते हैं, वो लिख लेंगे C बराबर है 28 में माइनस कर देंगे 42 को। तो ऐसे नहीं करना, कभी भी ऐसे नहीं करना। जो बराबर है कि उस पर बैठा हुआ है पहले से, वो कहता है मैं इसके साथ हूं तो इसके साथ ही रहूंगा, मैं अपनी जगह क्यों छोड़ू। जो आ रहा है वो एडजस्ट करे, मैं क्यों जाऊं अपनी जगह छोड़ के, है ना। तो 42 ऐसे कैसा रहेगा, 28 जो है वो बराबर है कि उस तरफ जाएगा तो 42 से परे की तरफ, परे हो चला जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा। ठीक है, तो 28 को मैंने परे भेजा तो यहाँ पर 28 आ गया। लेकिन 28 यहाँ पर जमा हो रहा था, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ 28 यहाँ पे जमा हो रहा है तो बराबर है कि उस तरफ जाके ये हो जाएगा माइनस, तो इसको माइनस कर दीजिए। 42 में से 28 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12, और 3 में से दोगे तो 1, 14। सभी का आंसर 14 ही आया है। यस यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास Yes, ma'am. सी की वैल्यू आ चुकी है। सी हमारे पास आ चुका है 14, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर सी बराबर है 14 सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी हमें एक और चीज चाहिए, हमें एबीसी तो मिल गया, एबीसी तो हमें मिल गया, पर अभी हमें एस भी तो चाहिए, चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परिमाप 42 है तो 42 को ऐसे कैसे लिखो, और बटे में कर दो 2, 2 से काट दो, बटे में 2। 2 2 4, 2 1 2, तो हमारे पास एस आ गया 21। ए है हमारे पास 18, बी है 10, सी है 14 और एस है 21। तो इसको हम जो है अब इनका यूज करके इसको हम अपने हीरोन के सूत्र में जो है वो डाल सकते हैं। तो पहले अपना सूत्र हम लिख लेते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना है, एस हमारे पास 21 है, वर्गमूल एस है 21। 21 में हम माइनस कर देंगे पहले 18, 21 में फिर हम माइनस कर देंगे 10, और 21 में फिर हम माइनस कर देंगे 14। तो ये माइनस का काम मैं आप बच्चों को देती हूँ, बताइए फटाफट से माइनस करके क्या क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में लिखो, माइक ऑन करके बोलोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। चैट बॉक्स में लिखो कि 21 माइनस 18 इतना आया, 21 माइनस 10 इतना आया, 21 माइनस 14 इतना आया। ठीक है, पहले बता 21 में से 18 माइनस किया तो कितना आया बच्चों आपका,
3, ठीक है, 3 मैंने यहाँ लिख दिया। 21 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। 11 और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 17 ठीक है। अब फिर से वही हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं कि हमने क्या करना है, इनके सभी के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब फिर से मैं बताऊं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को यहां से यहां तक गुणा कर देते हैं, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो अगर आपको वर्गमूल का दूसरा वाला तरीका आता है तब तो आपके लिए ठीक है ना। लेकिन जिस बच्चे को वो वाला तरीका नहीं आता है तो आप इसको जरूर ट्राई करें कि हर एक नंबर के जो है क्या करना है, आपने अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं, लेकिन अभाज्य लिखे, उसके अलावा कोई और लिखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो 21 को अगर मैं तोड़ूं तो 21 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुणा में 7, है ना। तो मैंने 21 को तोड़ के लिखा 3 गुणा में 7, गुणा 3 क्योंकि ये प्रश्न का ही 3 था, गुणा 11 क्योंकि 11 पहले से था, और गुणा में 7 क्योंकि 7 भी पहले से ही था। 3 गुणा 7 कैसे आया, तो मैंने बस 21 को तोड़ा। अब देखें तो इस 3 की इस 3 से जोड़ी बन चुकी है, इस 7 की इस 7 से जोड़ी बन चुकी है, दोनों की जोड़ी बन गई है, ठीक है। तो 3 हमारा सिर्फ एक बार बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, 7 भी हमारा सिर्फ एक बार बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, लेकिन ये जो 11 है इसका कोई भी जोड़ीदार नहीं दिख रहा, तो 11 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 7 × 21 और वर्गमूल 11। ये हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी बताएं, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? तो नो मैम। नो मैम। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अभी 12.1 के जो आपने बोला वो हमने सारे क्वेश्चन वैसे लगभग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बस ऐसे बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है वो एक कैसा त्रिभुज दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु। ये कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 है, ठीक है। ये आप घर में खुद ट्राई करना है इसको, फिर भी अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे बताना, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, थोड़ा सा बताऊंगी कैसे करना है। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, तो मतलब उसकी जो दो भुजाएं हैं वो तो बराबर ही होंगी। तो इन्होंने लिखा भी है, इन्होंने लिखा है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं वो है 12 सेंटीमीटर। तो अगर एक 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 12 सेंटीमीटर ही होगी। 12 लेकिन तीसरी के बारे में कुछ नहीं है, तीसरी के बारे में इन्होंने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट इसका परिमाप दिया है। परिमाप कितना है, 30 है। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया ना, वैसे इसको भी हमने करना है। परिमाप 30 है, तो इस परिमाप की मदद से सी की वैल्यू निकालो, फिर इसी परिमाप की मदद से एस की वैल्यू निकाल लेना, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर लेना, ठीक है। इसको जरूर ट्राई करना घर में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर आपको नहीं अगर आता है तो आप मुझे बता देना। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12.2 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 आपने कहा, तो मुझे एक बार पढ़ने दे क्या है वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 वैसे हमने लास्ट क्लास में शायद किया था, या नहीं किया हो तो अभी कर लेते हैं फिर से। हाँ, पर वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ गई थी। मैम क्या? हाँ, लेकिन बहुत से बच्चे लेफ्ट हो गए थे ना, तो उनको समझने में दिक्कत आ गई थी, वो आधा क्वेश्चन छोड़ के ही चले गए थे कुछ बच्चे। तो प्रश्न नंबर 7 पहले पढ़ लेते हैं हम कि इसमें कहा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 12.2 का, 12.2 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये कह रहे हैं कि एक पतंग है जो किस शेप में है, किस आकृति में है, तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग की आकृति में है। और ये जो वर्ग का डायगोनल मतलब विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण है वो है बच्चों 32 सेंटीमीटर। कितना है, 32 सेंटीमीटर। और एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो पतंग के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, उसका हमें वैल्यू दे के रखी है। उसकी जो बेस है उसका वो 8 सेंटीमीटर, जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो इक्वल साइड्स होती हैं वो 6-6 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो ये हमने इनको बताना है कि, और ये कह रहे हैं कि जो आपकी पतंग है इसके 3 हिस्से किए गए हैं, जो आपको दिख रहा है फिगर में ऐसे पतंग बनी है ना, उसमें दिख रहा होगा कि ऊपर वाला हिस्सा नंबर 1 है, नीचे वाला नंबर 2 और उससे नीचे वाला नंबर 3। ये कह रहे हैं कि अगर इसके 3 हिस्से हैं और तीनों में अलग अलग रंग किया गया है, अलग अलग शेड के हैं, तो बताओ कि एक शेड कितना एरिया घेर रही है, ठीक है। प्रश्न अगर आपको समझ आएगा तो मुझे आप बताएं, यस टाइप कर लो। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से मैं आपको बता सकती हूँ। यस मैम। पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। यस मैम। ये आपकी एक पतंग है, ठीक है।
ये कह रहे हैं ये जो आपकी यहाँ पर पतंग है, ये है इसका नंबर 1 पार्ट, और मान लो इसको हमने कलर कर दिया ब्लैक से। ये आपका नंबर 1 पार्ट है, कलर कर दिया ब्लैक से। उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको हमने कलर कर दिया ग्रीन से। कौन सा पार्ट है? सेकंड, ठीक है। और ये आपका लास्ट पार्ट, इसको हमने कलर कर दिया येलो से। मतलब तीनों अलग अलग कलर के, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही, बस ये बोल रहे हैं कि अलग अलग कलर के हैं तीनों, तो आप जो है तीनों का अलग अलग से एरिया निकालो। ये आपका थर्ड पार्ट। और दिया हमें सिर्फ इतना है कि इसकी ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है और इसकी ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है और नीचे वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। तो चलो ये छोटा सा ट्रायंगल है, छोटा सा त्रिभुज है, इसमें तो हम अपना हीरोन का सूत्र लगा लेंगे। पर ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है, इनके बारे में तो कोई हमें सूचना ही नहीं दी गई है, तो इसका कैसे हम निकालेंगे? तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। लेकिन हमें बताया गया है कि ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है और इसका जो है वो विकर्ण भी है। तो ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसके दो विकर्ण हैं, एक नहीं है, दो है। तो मैं इसको बना लेती हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये भी ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ये कह रहे हैं अगर यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक होता है आपका पूरा विकर्ण, यहां से यहां तक, बाहर मैं इसको इसलिए ले जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, यहां से यहां तक एक ये विकर्ण है, अगर ये पूरा का पूरा 32 सेंटीमीटर है और इसके दो विकर्ण है, और जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल बराबर काटते हैं। मान लो ये एक लाइन है, ऊपर से एक लाइन आई, तो ये जो ऊपर वाली लाइन आ रही है ये इस हिस्से को बराबर बांटेगी, और ये जो लाइन जा रही है ये ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को बराबर बराबर काटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 32 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा, तो यहां से यहां तक ये कितना सेंटीमीटर होगा? 160। 16, ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक पूरा 32 है, तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक भी कितना है? 32। 32 है ये भी, ठीक है, ये भी पूरा का पूरा 32 है। तो अब अगर ये पूरी की पूरी लाइन 32 है, ये पूरी की पूरी यहां से लेकर के यहां तक अगर ये 32 है, तो इतना सा पोर्शन जो बचता है वो कितना होगा? 16, ठीक है। ये भी कितना होगा? ये भी होगा हमारे पास 16। तो अभी आप यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ इस त्रिभुज को लूं, मैं यहाँ पे बनाती हूं, इसको, इसको और इसको, सिर्फ इस त्रिभुज को, मतलब अपने फर्स्ट पार्ट को मैंने लिया, ठीक है, और इसके विकर्ण थे, तो विकर्ण भी तो यहाँ पर ऐसा होगा। नहीं बेटा, इसमें हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे। हाँ ठीक है, अच्छा, मुझे ना ये पाइथागोरस की तरह दिख रहा था दूर से। हाँ ठीक है। तो देखो, हाइट अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये तो 16 आया था, और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो ये तो आया था मेरा 32। और क्योंकि ये विकर्ण है तो हमें पता है कि विकर्ण कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर कोई त्रिभुज में कोई ऐसी लाइन हो जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसको हम हाइट कहते हैं। तो ये इसकी क्या आ जाएगी? ये इसकी हाइट आ जाएगी। कैसे मुझे पता लगा इसकी हाइट है? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला पार्ट आ चुका है। 16 मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि विकर्ण था, उसका आधा किया तो यहाँ पर 16 आया, और बेस आधार पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो मतलब मैं अपने पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, कैसे निकाल सकती हूँ? अपने पहले वाले फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हम यूज करते आए हैं बचपन से, 1/2 गुणा में आधार ऊंचाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था, ये आपको खुद से करना पड़ना था कि कैसे कैसे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो आधा का हाफ मैंने लिख दिया। आधार यहाँ पर हमारे पास 32 है और ऊंचाई हमारे पास कितनी है? ऊंचाई हमारे पास 16 है। इसको काट दीजिए, 2 8 16, ठीक है। और 32 में 8 की गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, हासिल चले गई 1, 8 3 24, तो 1 25। तो हमारे पास आ चुका है आंसर 256। मतलब कि जो आपका एरिया नंबर 1 है, जो आपका क्षेत्रफल 1 है, जो किस कलर का है? जो है आपका काले रंग का। मैंने यहाँ पर कलर किया काले रंग का। तो इसने कितना क्षेत्रफल घेरा है? इसने कितना एरिया घेरा है? तो इसने घेरा है 256 सेंटीमीटर या मीटर? फटाफट से बताएं। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल आ गया पहले एरिया का। अब क्योंकि ये एक वर्ग है, तो अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा 256 है, मतलब एरिया 256 है, तो नीचे वाले का भी कितना होगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग में जो है वो हम अगर एक वर्ग को हम ऐसे काटेंगे ना, विकर्ण क्या करता है, विकर्ण जो है हाफ हाफ में काटता है। तो अगर ये इसको हाफ में काट रहा है ऐसे ऐसे, तो मतलब ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से के बराबर है। तो पहले का एरिया अगर 256 है तो एरिया ऑफ नंबर 2 वो भी कितना आएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है हमारे तीसरे एरिया की, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो तीसरा वाला त्रिभुज जो है वो थोड़ा छोटा सा है और उसमें हमारे पास कोई भी हाइट नहीं है, हाइट नहीं है, त्रिभुज की साइड्स हैं, हाँ है। तो इसका मतलब हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। मैं इसको यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ मैं इसको बना देती हूँ ऐसे। तो ये आपका 6 है, ये भी 6 है, ये है आपका 8, ठीक है, 6 6 8। तो इसमें ए कितना है, ए है 6, बी भी है 6 और सी है 8। ए बी सी आ गए। एस निकालो, एस के लिए पी निकालना पड़ेगा। एस बराबर है पी बटा में 2, पी बराबर है ए जमा बी जमा सी। तो 6 जमा 8 बटा में 2, तो बताइए कितना आएगा, 12 जमा 8 कितना होता है, 20। 20 बटे में 2 कितना आया, 10। मम्मी 10 एस कितना आया, अर्ध परिमाप कितना आया, 10 आया। कैसे निकाला मैंने, परिमाप निकाला। परिमाप के लिए भुजाओं को जमा करते हैं और बटे में 2 कर देते हैं। तो मैंने डायरेक्ट एस लिख लिया, मतलब परिमाप को अलग अलग नहीं निकाला, साथ में निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास ए बी सी और एस चारों चीजें आ चुकी हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व। एस यहाँ आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास 10 है, 10 ब्रैकेट में 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। इसको हल कीजिए तो 10 का तो 10 ही रहेगा, और 10 में से 6 गए तो कितना आता है, 4, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 8 गए 2, ठीक है। अब करेंगे हम यहाँ पर इसके सभी के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो पहले 10 के करते हैं, 5 गुणा में 2, ये 10 के हो गए। याद रखें कि कहां कहां आपने किए, 10 के ये हो गए। आगे 4 है, 4 को भी तोड़ दो, 2 गुणा में 2, इस 4 का आ गया 2 गुणा में 2, इस 4 का कितना आ गया, तो वो भी आ गया 2 गुणा में 2, और इसका सिर्फ 2, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, तो देखते हैं किस किसकी जोड़ी बन रही है। तो इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई। तो यहां से 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहां से निकाल दिया, यहां से भी 1 2 बाहर निकल जाएगा, और यहां से भी 1 2 बाहर निकल जाएगा, और वर्गमूल के अंदर रह जाएगा हमारा 5, ठीक है। सभी का ऐसा ही आ रहा है कि मेरा ही आ रहा है ऐसा, हाँ ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 वर्गमूल 5। ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अगर आप इतना भी करते हो ना तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ऐसा मत सोचना कि ये गलत है। आपको आपकी मैथ की बुक में जो है वो आंसर दिए जाते हैं, वो दशमलव में बदल के दिए जाते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि वही ठीक हो। अगर आपका इतना भी आता है, आप इसको ऐसे में देखो तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो अभी देखें, ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बस पतंग दी थी, उसके 3 अलग अलग हिस्से थे, उसको हमने अलग अलग करके निकालना था। क्वेश्चन बस यही था कि अगर आपको विकर्ण के बारे में अच्छे से पता है ना तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे, है ना। विकर्ण की मदद से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, है ना, जबकि हमें वर्ग की साइड भी पता नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 12.2 का ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहां पर कह रहा है कि एक डिजाइन है, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मुझे हिंदी में नहीं पता इन्होंने क्या लिखा है। एक फ्लोरल, मतलब कैसे फूल सा बना हुआ है, उसका एक डिजाइन है। उसमें जो है वो 16 त्रिभुजाकार टाइलें लगी हैं, ठीक है। 16 उसमें जो है वो ट्रायंगुलर टाइल्स लगी हुई हैं, और उस ट्रायंगल की, उस त्रिभुज की जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, वो है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे को दे के रखी है इन्होंने उसकी साइड, किसकी, जो आपकी त्रिभुजाकार ऐसे टाइलें बनी है उसकी, ठीक है। एक टाइल की इन्होंने हमें दे के रखी है।
ये कह रहे हैं कि आप कॉस्ट निकालो कि कितने पैसे खर्च होंगे या कितना खर्चा आएगा अगर टाइल्स को इन्होंने पॉलिश करना है। ठीक है, क्या करना है, टाइल्स को इन्होंने पॉलिश करना है, तो बताओ कितना खर्चा आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मतलब अगर ये आपकी टाइल है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइल के अगर 1 सेंटीमीटर मतलब इतना सा एरिया, छोटा सा, अगर इतने से एरिया को पॉलिश करने के लिए जो है वो 50 रुपए लग रहे हैं, तो पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को पॉलिश करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये आपने बताना है। एक का आपको दिया है, आपने पूरे का बताना है। तो कैसे निकालते हैं कॉस्ट, सभी बच्चों को याद होगा कि एरिया निकाल लो पहले अपना, कितना एरिया आपकी एक टाइल घेर रही है, फिर उसमें जो है वो उस कॉस्ट की, ये आपकी कीमत थी, इस कॉस्ट की गुणा कर देना। ठीक है, पहले अपना क्षेत्रफल निकालो, फिर कॉस्ट को उसमें गुणा कर दो। तो करते हैं, कॉस्ट बाद की बात है, पहले हम इसका क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो कितनी टाइल्स को जो है इन्होंने पॉलिश करना है, बताएं फटाफट से, कितनी टाइल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। 16। ठीक है, अब इसको बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कोशिश करती हूँ मैं। 16। 1 2 3 4, 4। एक टाइल ऐसे को है, दूसरी टाइल ऐसे को है, कुछ है ना, मतलब ड्राइंग मत देखो, बस देखो कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे, तो बहुत ही गंदी बन रही है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप बच्चे एडजस्ट कर लो। ठीक है, अपनी बुक में देख लो फिगर, मैं बस अपनी सहूलियत के लिए बना रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कितनी है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर अगर हम पूरी टाइल गिने तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार टाइल है, तो अगर हम त्रिभुज देखें तो इसमें देखिए सिर्फ यहां से यहां तक ही त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज हुआ, तो मतलब एक टाइल में कितने त्रिभुज हैं, 10। ठीक है, आपके पास टोटल टाइल्स भले ही 8 थी, पर एक टाइल में कितने त्रिभुज बन रहे थे, 2। तो 8 अगर आपके पास टाइल्स हैं तो कितने टोटल त्रिभुज हुए, 8 दूनी 16। तो 16 यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइल्स हैं, और हमें इन्होंने जो डायमेंशन दी है वो सिर्फ एक की ही दी है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको सॉल्व, हम देखते हैं इसका कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो भी आपको दिया है, गिवन क्या क्या है, मुझे आप इसके डायमेंशन बताओ। पहली भुजा बताओ कितनी है, पहली भुजा कितनी दी गई है, 28। ठीक है, दूसरी 35। ठीक है, तीसरी 9। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 भुजाएं दी के रखी है, इसका हमें परिमाप वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ भुजाएं दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी हमें मिल चुका है, ए बी और सी मिल गया है, हम निकालेंगे एस। एस निकालने के लिए परिमाप निकालो, परिमाप कितना है, 28 जमा में 35 जमा में 9 बटे में 2। ठीक है, तो इनको जमा करो, क्या आंसर आया आपका, बताओ फटाफट से। 28 जमा में 35 जमा में 9, 9 10 के 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 2 हासिल चले गई, 1 3 4 5 6, 1 मिनट। ठीक है, हासिल यहाँ पे 2 जाएगी, 22 आया तो कैरी में 2 जाएगा, 3 4 5 6 7 72। ठीक है, 72 आया, वेरी गुड। 72 बटे में 2, इसको अभी आप भाग दे दें, 72 को 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 6 12, तो 36 हमारे पास आ चुका है। क्या, एस, सेमी पैरामीटर। अभी हम क्या करेंगे, इस एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसको निकालते हैं, ये हमारे पास आ चुका है, फॉर्मूला डाल दीजिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इसको फिर से वर्ग में ही रखेंगे, वर्गमूल में ही एस की वैल्यू है 36। 36 में से हमने 28 को पहले माइनस करना है, फिर गुणा करना है 36 में से 35 में जो माइनस करके आंसर आएगा, फिर गुणा करना है 36 में से 9 जो आंसर आएगा उसको। ठीक है,
करते हैं इसको सॉल्व। वर्गमूल लगा दिया, 36 का 36 यहाँ पर आ गया, गुणा करना है 36 में से 28 की माइनस आपने की होगी तो कितना आपका आंसर आया, फटाफट से बताइए। मैम 8 8। 8 और 36 में से 35 को माइनस किया तो आया 1, और 36 में से 1 9 को माइनस किया तो 27, है ना, 27 ही आया होगा। यस मैम। ठीक है, अभी करते हैं हम यहाँ पर इसके यस मैम। अभाज्य गुणनखंड। छत्तीस को हम लिख सकते हैं, इसको तो अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने ही पड़ेंगे, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 2 into 2 18, into 2 into 3 into 3 3 9, 3 एकम 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ये हमारे पास आए 36 के। तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 किसका है, 2 किसका है, क्या किसका है। तो ब्रैकेट लगा लो, 36 को तोड़ के आपने लिखा, गुणा में 8 को तोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। गुणा में 1 और इसको भी गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 27 को तोड़ेंगे अगर हम, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 बार 3, ये 8 का था, 1 का ऐसे का ऐसा ही है, और यहाँ पर 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 3 9, 9 3 27 करते हैं इसको। अब इसके जो है हम यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, कितने कितने के, 2 2 के। तो इसकी एक जोड़ी बन चुकी है, इसकी दूसरी जोड़ी बन चुकी है, इसकी तीसरी जोड़ी बन चुकी है, 2 की नहीं बन पाई, इसकी भी जो है एक जोड़ी बन चुकी है। तो इस 2 और इस 3 की जोड़ी नहीं बन पाई, बाकी सभी की जोड़ी बन गई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, हाँ जी बेटा, मैम बीच में एक भी है। हाँ एक को, इसको भी ले लेते हैं, इसकी भी जोड़ी नहीं बन पाई। तो भी करते हैं इसको हम, यहाँ से एक बार में 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक बारी में 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक और 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से एक और 3 बाहर आ जाएगा, और वर्गमूल के अंदर हमारे रह जाएंगे 3 गुणा में 2, मतलब ये वाला 3 और ये वाला 2, क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बन पाई। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे वर्गमूल के अंदर लिख लिया। अब करते हैं इनको सॉल्व आगे। वर्गमूल तो हमने नहीं लगाना क्योंकि जोड़ी बन के बाहर आ गया है। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 वर्गमूल 6। आपका भी ऐसा है क्या, बताएं सभी बच्चे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अभी देखो क्या होता है कि हम जो है इसको ऐसे वर्गमूल में रखते नहीं है, पर चलो उसको हम बाद में सीखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या हमारे पास आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ये तो सिर्फ एक ही टाइल का है। हमारे पास टाइल्स कितनी है, 16, 16 टाइल है। 16 टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, सोलह टाइल्स का क्षेत्रफल बताएं। एक का अगर इतना है तो 16 का क्या होगा, क्या करेंगे, जमा गुणा माइनस भाग, क्या करेंगे जब बताएं आप अपने हिसाब से, जो भी आपको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की गुणा कर देंगे हम किसमें, 36 वर्गमूल कीजिए। अब देखिए जो वर्गमूल के अंदर होता है ना, वो सिर्फ वर्गमूल के अंदर वाली चीजों से ही गुणा हो पाता है। तो अगर 16 का गुणा हम 36 में कर रहे हैं, 36 वर्गमूल 6 में कर रहे हैं, तो 16 सिर्फ 36 से ही गुणा होगा, ठीक है, 6 से गुणा नहीं होगा। तो इसको गुणा करके बताएं कितना आपका आ रहा है, 36, 3 6 3 18 19 20 21 216। तो 216 वर्गमूल 6 हमारा कितने टाइल्स का एरिया आ गया, 16 टाइल का एरिया हमारा आ चुका है। पर क्या हमें इन्होंने एरिया निकालने के लिए कहा था, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था, नो मैम। तो क्या हमने निकालना है, इसकी कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस का मैम। खर्चा। ठीक है, खर्चा हमने निकालना है कि अगर ये 16 टाइल्स को पॉलिश करता है तो कितना खर्चा आएगा, उसके ऊपर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ये। तो अगर 1 सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए इसके कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए, कितने, 50 रुपए। मैम हाँ जी, मैम 16 into 36 576 आएगा। अच्छा मैंने 6 से गुणा कर दी। हाँ हाँ, तो देखिए ऐसे गलती बताया करें, कहीं आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो वहां पर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने गलत किया, मैंने 36 की बस 6 में गुणा कर दी और 1 में की ही नहीं। तो करते हैं यहाँ पर इसको, 36 गुणा में 16, 6 6 के 36 और हासिल 3, 6 3 18 19 20 21 और क्रॉस कर दिया, 6 एकम 6, 3 एकम 3 जमा कर दिया तो 6
6 और 1 7, इतना है आपका। यस मैम। हाँ 576 और अंडर रूट वर्गमूल 6। मैम तो अभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर इतने पैसे लग रहे हैं तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगेंगे? तो क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। एक का हमें पता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर का पता है, तो 576 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए खर्चा। क्या कर देंगे हम, इसमें किसकी गुणा कर देंगे, तो इसमें हम 50 की गुणा कर देंगे। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 576 वर्गमूल 6। तो देखते हैं अभी यहाँ पर, करो 576 में 50 की गुना। मैं 5 से ही करूंगी, 0 का वैसे भी हम बाद में लगा सकते हैं, तो पहले 5 से ही करते हैं इसको। 6 पंजे 30, 3, 5 7 35, 36 37 38, 25 आपको भी इतना आया या फिर बताइएगा मेरा फिर से गलत हुआ तो मुझे बताइएगा जरूर। 576 को 50 से गुणा करने पर, ठीक है, तो 1 मिनट। लेकिन अभी आप कहेंगे कि एक मैम मिनट, हमारा अच्छा गलती क्या हुई यहाँ पर, तो इन्होंने हमें कहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए ₹50 नहीं लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं 50 पैसे। तो इसका हमने यहाँ पर गलत मैंने मतलब इसे नहीं देखा था, 50 पैसे लग रहे हैं। लेकिन हमने कॉस्ट किसमें निकालनी है, कॉस्ट हमने निकालनी है रुपीज में। तो पहले हमें इस पैसे को चेंज करना होगा किसमें, रुपए में। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुने बच्चों, यहाँ पर हमने एक चीज मिस की। क्या मिस किया हमने, कि जो आपको कॉस्ट दे के रखी थी वो रुपए में नहीं थी, वो पैसे में थी। वो आपको कहा था कि 50 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, कितने लग रहे हैं, 50 पैसे। तो पहले आप इस 50 पैसे को जो है वो रुपए में बदलिए। तो अगर हमने 50 पैसे को रुपए में बदलना है तो हम इसको 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, हाँ इसको रहने दे, अभी मेरी बात यहाँ पर सुन ले। ठीक है, आपने ऐसा किया तो ऐसा भी ठीक है जो आपने किया है अभी, है ना। तो 50/100 मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, तो ये आ जाएगा 0.5। 0 भी लिख सकते हो या फिर 0.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। सिर्फ 288 थोड़ी ना आएगा, इसके साथ तो कुछ और भी तो है ना अभी, तो उसको भी तो लिखें। तो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना है, तो इसके लिए कितना होगा, तो 576 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है खर्चा। इसके लिए कितना आएगा, तो 576 वर्गमूल 6 गुणा में 0.5, मतलब गुणा इसको हमने फिर से 5 से ही करना था। आंसर आया मेरे पास 288, कितना आया था, 28800 सॉरी। और दशमलव तो ऊपर एक ही अंक से पहले लग रहा है। अच्छा 50, 280। यहाँ पर दशमलव यहाँ पे लगाया जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आंसर आ गया, दशमलव यहाँ लगाया जाएगा। तो दशमलव के बाद जो 0 होते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसको हम सिर्फ 288 लिख सकते हैं, 288 वर्गमूल 6 रुपए। ठीक है, लेकिन हम जो है वो कभी भी अपनी संख्या को वर्गमूल में रखना पसंद नहीं करते, कॉस्ट तो कभी भी वर्गमूल में नहीं आती। तो अभी हम बस एक छोटा सा तरीका सीखेंगे वर्गमूल निकालने का। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर कहा जाता अगर कि आप जो है वो 49 का नहीं, कोई और संख्या बताएं बड़ी सी जिसका वर्गमूल हम निकाल सके। 1 मिनट, ठीक है। 1296 आपको अगर दिया जाए, आपको कहा कि इसका वर्गमूल निकालो, तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहते, इसके आप अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना चाहते, तो कैसे आप इसका वर्गमूल निकालोगे, तो मेरे साथ सीखे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन ये बहुत इजी तरीका होता है। ठीक है, तो एक बार इसको आप देखेंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वर्गमूल निकालना बहुत आसान हो जाएगा।
हाँ आंसर सभी का ठीक है, ये आपका आंसर आता है, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आपने इस वर्गमूल 6 को वर्गमूल से बाहर निकालना हो तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, बड़ी संख्या को। तो ऐसे आप लिख लेना और ऐसे लगा देना डब्बा। सबसे पहला स्टेप जो होता है इसको हम कहते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। किस विधि से? भाग विधि से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाएंगे, और वो जोड़े जो है वो आगे से कभी मत बनाना। वो जोड़े हम कहाँ से बनाएंगे? वो जोड़े हम पीछे से बनाएंगे। मतलब यहाँ से ये एक जोड़ा बनेगा और यहाँ से ये दूसरा जोड़ा बनेगा। कितने कितने के? दो दो के। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? वाई टाइप करते रहे मेरे साथ अगर आपको ये समझ आया कि अपनी संख्या के दो दो के जोड़े बनाओ। ये एक एग्जाम्पल है, ये आपका आंसर नहीं है, बच्चे कंफ्यूज मत हो। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमने किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो आ गया हमारे पास दो दो के मैंने यहाँ पर जोड़े बना लिए। अब क्या करना है, अपना ये पहला जोड़ा देखिए, ये 12 है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हम इसको भाग भी वर्ग वर्ग में करेंगे। तो 12 को भाग करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं ऐसी संख्या देखूंगी जिसको मैं उसी से गुणा करूं और 12 आ जाए। जैसे कि मान लो मैं 3 की 3 से गुणा कर रही हूं तो यहाँ पर तो 9 ही आएगा। 4 की 4 से गुणा करूं तो यहाँ पर तो 16 आ जाएगा। क्या 12 आ पाया? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे। ठीक है, हम किसको लेंगे? हम 3 गुणा 3 को लेंगे। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो भी अंक आप यहाँ पर लेते हो ना, उसका आपने वर्ग करना है। 3 का आपने वर्ग करना है, तो 3 तिये 9। क्यों मैंने 3 लिया? क्यों मैंने यहाँ पर 3 लिया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 लेती तो 4 चौके तो यहाँ पर 16 आ जाता है ना। 4 चौक 16 तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ तो 12 है। 691 बेटा नहीं, इसका आंसर थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या इसका आंसर है। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ इतना ही है लगभग लगभग। फिर इसको माइनस कर दो, 3 तिया कर दिया, फिर इसको माइनस कर दो। 12 में से 9 माइनस किया कितना आएगा? 9 10 11 12, 3 आएगा। ठीक है, फिर इस अब भाग में क्या होता था, हम एक एक अंक नीचे उतारते थे, लेकिन ये तो वर्गमूल है तो हम पूरा का पूरा जोड़ा, दो दो के जोड़े में इसको नीचे उतारेंगे तो ये पूरा का पूरा 96 नीचे आ जाएगा। ये हो गया 396। और यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या आपने यहाँ लिखी है सेम वही संख्या आप इसके नीचे लिखो और इनको जमा कर दो। ठीक है, 3 से आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो 3 को ही इसके नीचे लिखो और जमा कर दो। तो 3 में 3 जमा करेंगे तो कुछ बच्चे लिख लेते हैं 9, और क्या 9 आएगा? नहीं, कितना आएगा? 6। 3 में 3 जोड़ो तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 6 को थोड़ा सा आपने दूर ही लिखना है, क्योंकि 6 के आगे आप एक बॉक्स बनाओगे, एक खाली स्थान बनाओगे। अब आपने ये डिसाइड करना है कि इस खाली स्थान में आप कौन सा अंक लिखें, क्योंकि इस खाली स्थान में आप जो भी अंक लिखते हो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 1। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया? मैंने इस खाली स्थान में 1 लिखा तो ये पूरा क्या बन गया? 61। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 61 61। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है तो मुझे अपनी इस संख्या को 1 से ही गुणा करना होगा। तो 1 कम 1, 6 कम 6, क्या 396 आया? नहीं आया, ये तो 61 आया। तो मतलब इस खाली स्थान में 1 नहीं आएगा, इस खाली स्थान में 1 जो है वो नहीं आएगा। तो ठीक है, ट्राई करती हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं इसको लिख दूं 1 की जगह मैं यहाँ पर लिख लूं अगर 3, तो ये क्या बन गया? अब ये बन गया 63। कितना बन गया? ये 63 ये बन गया। तो 63 को बताइए मैं किससे गुणा करूंगी? से 3 से। क्यों? क्योंकि इस खाली स्थान में मैंने 3 लिखा है ना, तो मुझे इस 63 को 3 से ही गुणा करना होगा। 3 तिये 9 और 6 तिये 18, तो ये तो 189 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर 6 लिख लो, तो ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर खाली स्थान में 6 लिखती हूँ तो ये कितना बन गया? ये बन गया 66 67। और इसको मुझे गुणा किससे करना पड़ेगा? जो भी नंबर मैंने खाली स्थान में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 36, 36 आ गया, कैरी चले गई 3, 6 6 36, 37 39, 39। तो देखो यहाँ पर आ गया। तो 66 6 क्योंकि हमने गुणा तो 6 से ही किया ना, बेशक यहाँ पर 66 बन रहा है, 66 बन रहा है, पर गुणा तो 6 से किया, जिससे गुणा करो उसको ऊपर लिख दो। 66 छिके 396, माइनस कर दो तो ये क्रॉस आ गया। तो आपका उत्तर आ गया 36 की 36 जो है वो 12,1296 का वर्गमूल है। ठीक है, तो अभी हम देखिए यहाँ पर वर्गमूल में कौन बैठा है। तो यहाँ पर वर्गमूल में जो है हमारा 6 है, तो हम 6 का वर्गमूल करेंगे इसी मेथड से। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया अपना 6 और ये लगा लेंगे हम
डब्बे से। यहाँ पे दो दो की जोड़ी नहीं बनेगी है तो हम एक से ही काम चलाएंगे। अब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लिखना है जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और 6 आए, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, 6 तो कभी नहीं आएगा, तो कौन आएगा इसलिए बताएं मैम फटाफट। 2 को 2 से इंटू करेंगे। यस मैम 2 से करेंगे। 2 से करेंगे, ठीक है। 2 में लिख दिया यहाँ पर 2 2 दूनी 4, माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 और यहाँ पर कितना आएगा, तो 2 में 2 ही हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर आप यहाँ पर लेते हो उसी को यहाँ पर जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 4, 4 ठीक है। 4 को थोड़ा दूर ही रखें और यहाँ पर लगा ले एक खाली स्थान। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ कि 2 छोटा पड़ गया। अब मैं अगर 4 के यहाँ पर 1 भी लिखूं ना तो क्या आ जाएगा, 41 एकम 41, तो मतलब 2 छोटा पड़ रहा है। तो जब भी हमारे डिवाइड करते वक्त कोई चीज छोटी पड़ती थी हम किसकी मदद लेते थे, दशमलव की। मैम दशमलव की। ठीक है। देखो दशमलव की, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, दशमलव की मदद लेंगे। यहाँ मैंने दशमलव लिखा तो यहाँ भी मुझे दशमलव लिखना ही होगा। अब क्योंकि ये वर्गमूल है, बार बार ना भूलें ये वर्गमूल है, तो यहाँ पर एक 0 नीचे नहीं उतरेगी, यहाँ पर एक साथ 2 0 नीचे उतरेंगी, ठीक है, क्योंकि हम 2 दो दो की जोड़ी में इनको नीचे उतारते हैं। तो ये बन गया आपका 200। अब इसको गुणा करो। अब मतलब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे क्या आएगा इसकी जगह पे, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो 42 दूनी कितना होता है, 42 दूनी हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 कुछ 82 समथिंग। 43 लिखती हूँ तो 43 नहीं कितना होगा, 3 3 9 4 3 12, तो 3 भी नहीं लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे अगर 5 लिखूं तो यहाँ पर अगर मैं 5 लिखती हूँ तो ये बनेगा 45, और गुणा भी हमें करना पड़ेगा 5 से, जो भी खालिस्तान में हम लिखते हैं। 5 5 25, 5 चौके 20, 21 22, तो ये 22 आ गया, 225 आ गया, तो ये बड़ा हो गया। तो मतलब हमें इसको करना पड़ेगा 44 से, 44। तो मैं इस खालिस्तान में कितना लिखूंगी, खालिस्तान में हम लिखेंगे 4 176। 2.4 आया यहाँ पर आया 176, माइनस कर दो तो 10 में से 6 गए तो कितना आता है 4, 9 में से 7 गए तो कितना आता है 7 8 9 2, और यहाँ पर आ गया क्रॉस 24। अब देखिए अब हमने यहाँ पर 44 लिखा था तो हमें यहाँ पर किसको जमा करना पड़ेगा, 44 को ही जमा करना होगा। 44 को जमा कीजिए तो आ जाएगा 88, 44 को या फिर 4 नहीं 4 को, सॉरी 4 को या 44 को, मैं खुद कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। मैम शायद 4 आपको ऐसा तो आप बताइए। मैम 24 को जमा करेंगे। 24 को नहीं करेंगे, जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना उसको जमा करते हैं। तो दोनों से कर लेते हैं ट्राई। अगर हम इसमें 4 जमा करें, ओहो मैम 4 में 4 जमा करते हैं। 4 करेंगे, ठीक है, तो करते हैं इसको मैम जमा, देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 48, है ना, और ये ब्लैंक फिर से बच गया। नो तो मैम 8 आएगा खाली। नहीं बेटा पूरा करेंगे तब पूरी मैम खाली पूरी संख्या में करना होता है। मैम 48 आएगा। पूरी संख्या में करना होता है, सिर्फ ये तो एक था ना तब हमने इसमें किया, पर इसमें हमें पूरी संख्या में ऐड करना पड़ता है इसको, ठीक है। तभी यहाँ पर 48 आ गया। पर ये तो छोटा है तो फिर से हम क्या लेंगे, 00 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमने दशमलव पहले से लगा के रखा है। यहाँ पर 00 हम लेंगे। अब 48 में क्या लिखे हम, यहाँ पर 5 लिखे तो 5 से गुणा करो, 5 5 25। क्लास का टाइम वैसे हो चुका है पर कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 40 और 42, 5 20, 21 22 23 24, तो ये बड़ा हो गया, तो मतलब 4 से करेंगे हम इसको। 4 8 4 गुणा में 4, बताएं कितना आएगा। चार 8 4 गुणा में 4, 1936, 1936। ठीक है। तो हमने जब हमने देखो इस 6 को वर्गमूल से हटाया ना, तो ये हमारे पास आया, देखो 288 का 288 ही रहेगा। 288 गुणा में 2.44, ऐसा हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इनको गुणा कर लो तो आपके पास फिर से आंसर आ जाएगा, जो कि वर्गमूल में नहीं होगा। 288 गुणा में 2.44,
तो आपके पास आंसर आ चुका है 702.72, कुछ ऐसा आपके पास आंसर यहाँ पर आया है। ये आपकी कॉस्ट है रुपीज में। तो जब भी आप कॉस्ट ऐसे लिखोगे ना, तो हमेशा उसके आगे आपने लिखना है अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब ये होता है कि हम पूरे श्योर तो नहीं है, लेकिन लगभग लगभग इतना ही आंसर आएगा। कभी भी आपको लगता है कि आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो हमेशा अप्रोक्स लिख लें, जिससे क्या होगा, जिससे हम एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि हम पूरे श्योर तो नहीं है, पर इतना इतना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैम ये आपने कैसे किया? ये वाला। तो मैम ये 288 वाला। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये वर्गमूल था ना, ये हमारे पास देखो 288 था, 288 और वर्गमूल 6 आपस में गुणा हो रहे थे ना, क्योंकि जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वो आपस में गुणा हो रहे होते हैं। तो 288 का मैंने 288 ऐसे कैसा लिखा, और इस वर्गमूल 6 को मैंने यहाँ पर बदल दिया इसमें, वर्गमूल से बाहर निकाल दे तो कितना आ गया, 2.44। ठीक है, और फिर इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 702.72, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो जब भी आप अपना आंसर लिखोगे तो आपने हमेशा क्या लिखना है, आपने लिखना है अप्रोक्स। ये अप्रोक्सीमेट इतना हमारा आंसर आ रहा है, बाकी एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता, पर इतना तो आ ही रहा होगा। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है किसी का तो क्लास में बने रहे, कोई डाउट नहीं है तो आप गुड नाइट मैम। लेफ्ट कर सकते हो। गुड मैम नाइट ये आगे बच्चों। क्यों नहीं करते? एक मिनट, एक मैम ये मिनट, आगे एक मिनट, अभी मैं क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। जो भी आपके डाउट है वो आप अभी मुझसे पूछें, ठीक है।